भारतीय जनता पार्टी में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार बैठकें हो रही है। इसी के तहत पार्टी ने तमाम विधायकों और सांसदों की जिम्मेदारियां भी सुनिश्चित की हैं। इसको लेकर हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह ने बीजेपी से नैनीताल विधायक सरिता आर्य से खास बातचीत की, जिसमें सरिता आर्य ने कहा कि वो पार्टी के लिए लगातार काम कर रही है और उन्हें उम्मीद है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता स्वीकार करेगी। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों की जिम्मेदारियां तय की गई हैं और इन्हीं सब सवालों को लेकर कैसे चुनावी वैतरणी पार होगी, इस समय हम भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और नैनीताल विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की विधायक सरिता आर्य जी के साथ मौजूद हैं। मैम, 2024 का लोकसभा चुनाव, विधायकों की भी जिम्मेदारियां सुनिश्चित की गई हैं, किस रूप में कार्य करेंगी आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पहले विधानसभा चुनाव हुए, फिर अब लोकसभा की चुनाव की तैयारियां हो रही हैं। हमारा बूथ स्तर, पन्ना प्रमुख और हमारे क्षेत्रों में हम लोगों ने टिफ़िन यात्राएं करी, टिफ़िन बैठकें करी। बूथ स्तर से बैठकें कर कर हम लोगों ने पार्टी को मजबूत करने का एक संकल्प लिया है। भारतीय जनता पार्टी का ये है कि उत्तराखंड में जो 5 सीटें हैं, हम उसमें विजय पाएंगे और संगठन बहुत मजबूत है और हमारे जो प्रत्याशी हैं लोकसभा के, वो भी काफ़ी क्षेत्रों में लगे रहते हैं, उनकी भी जिम्मेदारियां हैं और हम सभी कार्यकर्ताओं की और पार्टी विधायकों की भी जिम्मेदारियां हैं कि हम अपने अपने क्षेत्रों से अपने माननीय सांसदों को जिता कर लाएँ और यहाँ केंद्र में मोदी सरकार हमारी बनेगी। जिस तरह से मोदी जी का काम हो रहा है, आज उन्हीं के नेतृत्व में हमारा, आप देखिए, G20 का जो यहाँ पे प्रोग्राम हुआ, हमें भी सौभाग्य मिला कि रामनगर हमारा नैनीताल विधानसभा की एक विधानसभा है, तो वहाँ पे भी G20 का कार्यक्रम हुआ और बहुत अच्छा लगा कि G20 की वजह से हम लोगों के देश विदेश के यहाँ पर जितने भी प्रतिनिधि आए थे, उन लोगों ने हमारी उत्तराखंड की संस्कृति को सराहा और बहुत अच्छे प्रोग्राम भी हुए और जो बैठकें हुई। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे, आप देखें, दुबई गए, लंदन गए, अहमदाबाद गए, अलग अलग क्षेत्रों में माननीय मुख्यमंत्री जी का एक टारगेट है कि हम लोग यहाँ पर रोज़गार लाएं और अपने देश में हम लोग, हमारे राज्य में बेरोज़गारों की जो एक तादाद है उसमें हम लोग विजय पाएं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करूंगी कि जिस तरह से उनके कुशल नेतृत्व से आज हमारा उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है और मैं उनका धन्यवाद भी करूंगी। और आने वाले आगामी चुनाव में हम लोग जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को तवज्जो दिया है, अभी 30 तारीख को हम लोगों का हल्द्वानी में भी महिला समूह का और हमारी महिलाओं का एक प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें प्रतिभाग करेंगे। जो महिलाओं का, हम आपने देखिए 30% शैक्षिक जो आरक्षण माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, मैं धन्यवाद करूंगी और माननीय मोदी जी का भी धन्यवाद करूंगी कि जो 33% आरक्षण हम महिलाओं को केंद्र में राज्यसभा में पास करवाया है। आने वाले आगामी हम लोगों को उसमें महिलाओं की भागीदारी रहेगी, जिसमें आज हमारी महिलाएं देखिए प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत हैं, जिला पंचायत है। मुझे भी सौभाग्य मिला कि मैं नैनीताल से नगर पालिका अध्यक्ष, वही 33% आरक्षण की वजह से वहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष रही और आज भारतीय जनता पार्टी की वजह से मैं यहाँ पर विधायक हूँ। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आपने मुझे जो तवज्जो दिया और मुझे एक महिला होने के नाते आपने टिकट दिया। मैं बहुत बहुत आपका, भारतीय जनता पार्टी का आभार प्रकट करूंगी। मैम, महिला नेत्री हैं और महिलाओं का नेतृत्व कहीं ना कहीं आप जैसी महिला नेत्री ही करती हैं। जो 30% सरकारी नौकरी में 37 आरक्षण का जो विधेयक पारित हुआ है, आप जैसे नेताओं को महिलाओं को इकट्ठा करने में और उनको समझाने में भी कि देखिए सरकार आप लोगों के लिए कितना काम करती है, तो ये तो आपके लिए भी बहुत लाभदायक है, चुनाव की दृष्टि से भी, आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भी। और कैसा फीडबैक मिल रहा है महिलाओं का इस पर? देखिए, बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। जब मैंने 2022 में जब चुनाव लड़ा विधायक का, आपके माध्यम से बताना चाहूँगी कि हम लोग जब जगह जगह वोट मांगने जा रहे थे, तो कई लोग अनजान बन के उनसे पूछ रहे थे कि हम लोगों के पहाड़ों में आमा को ईजा और अम्मा की किसको वोट दे रही हो, क्या कर रही हो।
तो उन्होंने सब ने कहा कि हम मोदी को वोट दे रहे हैं। क्यों दे रही हो? तो उन्होंने कहा कि देखो, कोविड के टाइम पे जनता भूखी नहीं मरी, हमारा बेटा बनकर मोदी जी ने हमें राशन दिया और हमें दवाइयाँ फ्री में दी, इंजेक्शन फ्री में लगे। तो हमारा तो बेटा वही है। हमारे बेटे बाहर थे, नहीं आ सक रहे थे कोविड की वजह से, तो हम तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। आज उसी की वजह से हम लोगों का जो 2024 का चुनाव होने जा रहा है उसमें भी हमें सहायता मिलेगी, क्योंकि अभी भी हम लोगों का राशन बट ही रहा है। और आप देखिए, देश विदेश में सब जगह कोविड के इंजेक्शन पैसों से लगे, लेकिन इंडिया एक ऐसा देश था कि जहाँ पर मोदी जी ने फ्री में इंजेक्शन लगवाए। और अभी भी हम लोगों का जो महिलाओं को, और 22% जो 22 में चुनाव हुआ उसमें 10% महिलाओं का हमें भागीदारी रही और उनका 10% वोट प्रतिशत महिलाओं का ज़्यादा रहा। जो कोविड काल रहा, हम सब ने भी देखा कि वो एक बड़ी विषम परिस्थितियां थी और भारत ने सबसे पहले वैक्सीन बनाई। सबसे पहली वैक्सीन जो है ट्रायल पे प्रधानमंत्री ने खुद लगवाई, फिर देश की जनता ने उस वैक्सीन को लगाया, फ्री खाद्यान्न बांटे, अभी भी बट रहे हैं। तमाम इक्विपमेंट, मास्क, सैनिटाइज़र, हर चीज़ में भारत अव्वल रहा और राहत और बचाव कार्यों में भी अव्वल रहा पूरे विश्व में, एक विश्व गुरु बन के आया। आपको लगता है ये सारी चीज़ें जनता जो है चुनाव तक ध्यान में रखेगी इस 2 साल को? देखिए, ये सबको याद है कि हम लोगों को किस तरह से माननीय मोदी जी के द्वारा राशन बटा, इंजेक्शन फ्री लगे, और हम लोगों को जो खाद्यान्न, अभी भी आप देख रहे हैं खाद्यान्न अभी भी बट रहा है। तो जगह जगह मोदी जी के जो शिविर लग रहे हैं, और जगह जगह आप देखिए हम लोगों की पार्टी हर क्षेत्र में जाकर, अनुसूचित सम्मेलन है, अनुसूचित जाति का सम्मेलन है अभी। और कल हम लोगों का जो संविधान रचयिता अंबेडकर जी ने, हमारा निर्माण दिवस है कल, और सारे लोग इसको मनाते हैं। और माननीय मोदी जी के और हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसा है कि हम लोग, आप देखिए, विश्व गुरु बनने जा रहा है और हर जाति, हर संप्रदाय को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। आप मेरा ही उदाहरण ले लीजिए। मैं कांग्रेस में एक प्रदेश अध्यक्ष थी महिला कांग्रेस की, लेकिन वहाँ मैं नारा लगा रही थी, मैं महिला हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। लेकिन उस नारे को यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने सिद्ध किया कि हाँ, आप लड़की हो, आप लड़ सकती हो। मुझे जो भारतीय जनता पार्टी ने ज्वाइन भी मैं हुई वहाँ पर, और मुझे टिकट भी दिया। आज मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी की और अपनी क्षेत्र की जनता की, उन्होंने मुझे यहाँ पर तक पहुँचाया और मुझे विधायक बनाया। मैम, इन्वेस्टर समिट भी होने वाला है और करीब 2 लाख करोड़ के करीब जो है निवेश का करार हुआ है। अभी हरिद्वार में भी मुख्यमंत्री थे। क्या लगता है मैम, इससे कहीं ना कहीं, चूँकि महिलाओं का नेतृत्व, अपने विधानसभा का नेतृत्व आप करती हैं, महिला होने के नाते आपको लगता है महिला उद्यमियों को बल मिलेगा इन्वेस्टर समिट से? जी बिल्कुल, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, देखिए, जो 30% शैक्षिक आरक्षण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, उसी के ऊपर हम लोगों को, जो महिलाओं को आगे बढ़ाने का एक भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, उसी में महिला उद्यमियां बढ़ेंगी और हमारी महिलाओं को भी रोजगार और उनको आगे बढ़ाकर यहाँ कंपनियां जो आ रही हैं, आप देखिए समिट होने जा रहा है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का जो नेतृत्व है, कुशल नेतृत्व की ही वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी अभी विदेश भी गए, दुबई गए, अहमदाबाद गए। तो उनके कुशल नेतृत्व में यहाँ पर जो इन्वेस्टर आ रहे हैं, उससे हमारा रोजगार भी बढ़ेगा और हमारे उद्यमियों में, उसमें महिला उद्यमियाँ भी बढ़ेंगी। उज्ज्वला योजना हो, फ्री गैस बांटे जा रहे थे, लेकिन अब जो है गैस सिलेंडर के दाम भी सरकार ने सस्ते किए हैं। आप एक अभियान चलता है सेल्फी विद लाभार्थी, उसको आप नमो ऐप पर डाउनलोड करते हैं ताकि पता चल सके उत्तराखंड में कितने लाभार्थी हैं। क्या पूरा प्रोसेस होता है मैम? देखिए, उसमें हम लोग गांव-गांव जाते हैं, वहाँ महिलाओं से पूछा जाता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या चाहते हैं। तो मैं वहाँ, गांव वाले तो बड़े सीधे साधे होते हैं, आपको पता ही है। तो गांव वाले वहाँ पे हमें बताते हैं कि मोदी जी के द्वारा हमें ये योजनाएं मिल रही हैं, हमें उज्ज्वला गैस मिल रही है, हमें सिलेंडर के साथ साथ हमें चूल्हा भी मिल रहा है। तो उन लोगों के लिए तो देखिए एक सपना सा रह जाता था। पहले महिलाएं धुआं
लकड़ी में खाना बनाती थी, उनके आँखें ख़राब हो जाती थी और उन्हें बहुत तकलीफ़ होती थी, क्योंकि बरसात में जो लकड़ियाँ होती हैं वो गीली हो जाती हैं, तो उन्हें फूँक फूँक कर खाना बनाना पड़ता था। लेकिन आज माननीय मोदी जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं की पीड़ा को समझा और उज्ज्वला गैस जो फ्री में दी, कई टॉयलेट्स बनाए। आप देखिए गांव-गांव में टॉयलेट्स की भी बहुत प्रॉब्लम थी, जंगलों में जाते थे, तो आज सबके घरों में शौचालय हैं। उज्ज्वला गैस का फ़ायदा मिल रहा है, हर घर में हमारा चूल्हा भी है और हर घर में बिजली भी है और हर घर में आप देखिए जो हर घर नल जल का जो एक सफल आयोजन हो रहा है, हमारे क्षेत्रों में भी आज 1 रुपये में सबको पानी का कनेक्शन मिल रहा है फ्री में। और हम माननीय मोदी जी का और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। चुनाव के दौरान आप लोग तमाम योजनाओं को गिनाते हैं जिसमें महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। लखपति दीदी योजना जैसी योजनाएं चल रही हैं, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। आपको लगता है ये योजनाएं जो है ये एक मील का पत्थर साबित होंगी आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत? देखिए बिल्कुल होंगी, मील का पत्थर साबित होंगी और माननीय मोदी जी की जो योजनाएं हैं कि भाई हम जनता को लाभ दिलाएं और हमारे द्वारा जो कार्य हों वो जनता तक पहुँचे। जिस तरह से आज आप देखिए हर घर नल और हर घर जल की जो योजना है, हम भी देख रहे हैं गांव में सब जगह पानी भी पहुंच रहा है, हर जगह बिजली का भी जो कनेक्शन है वो भी पहुंच रहा है और लखपति जो योजना बनाई गई है उसमें भी हमारी गांव वालों को फ़ायदा हो रहा है और मैं ये चाहूँगी कि आगे ये प्रक्रिया हम लोगों की जो योजनाएं हैं वो चलती रहेंगी और भारतीय जनता पार्टी की जो एक सोच है कि जनता को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो लाभ हैं हमारी योजनाएं हैं उन तक पहुंचाएं और हम लोग उसका ये नहीं है कि 2024 हम लोगों का है कि हम लोगों के चुनाव आ रहे हैं, लेकिन हमने जनता की फ़िक्र कर कर ये योजनाएं बनाई हैं और जनता को इसका लाभ हो रहा है। मैम, राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा, यूसीसी को भी इसमें रखा जाएगा। ये जो फैसले हैं, आपको लगता है कि ये भी एक ऐतिहासिक कदम होगा? क्योंकि 2022 के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने मात्र घोषणा की थी यूसीसी को लेकर और एक मिथ्य तोड़ा, प्रचंड बहुमत की फिर से सरकार बनी। आपको लगता है ये अगर कानून बन के आ जाता है तो इसका लाभ जो है चुनाव में मिल सकता है 2024 के? बिल्कुल, बिल्कुल। राज्य आंदोलन आज आप देखिए जो हमारा उत्तराखंड बना है, उनको भी सत-सत नमन करती हूँ जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आंदोलनकारियों की ही वजह से आज हमारा उत्तराखंड बना है और उन्हीं के जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका मान सम्मान किया, उन्हें शैक्षिक आरक्षण जो दिया, तो मैं धन्यवाद करूँगी और आने वाले जो अभी हम लोगों का इसमें सत्र बुलाया जाएगा, उसमें उनको पारित होगा। तो मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कि जिनकी वजह से आज उत्तराखंड बना है, तो उनकी जो बलिदान है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने दृष्टिगत रखते हुए ये शैक्षिक आरक्षण की घोषणा की है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए, वोटर चेतना अभियान। आपके विधानसभा में कैसा रहा रिस्पॉन्स? जी, अभी भी हो रहा है ये। हम लोगों के जो 18 साल तक के बच्चे हैं उन लोगों को हम लोग वोटर बना रहे हैं और घर-घर जाकर हमारे जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो घर-घर जाकर हमारे जो नए बच्चे हैं उन्हें वोटर बनने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं और नए वोटरों को भी बनाया जा रहा है। मैम, टिफ़िन बैठकें आपकी हुई, लंच बॉक्स बैठकें, कैसा रहा? बड़ा सुनने में भी बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन ये क्या उद्देश्य था इस टिफ़िन बैठक का और लाभ क्या मिला इसका और आपका लक्ष्य क्या था? देखिए टिफ़िन बैठकों का ऐसा है कि हम लोग आपस में एक दूसरे को यहाँ से हम लोग खाना बना के लाए और हमने इकट्ठा बैठकर एक सौहार्द का जो वातावरण होता है कि हर जगह का हम लोगों ने भोजन का स्वाद चखा कि हमारे यहाँ पे क्या पहाड़ में किसका क्या खाना प्रसिद्ध होता है, क्या होता है। सब ने अपने अपने यहाँ की जो एक विशेषताएं होती हैं खाने की वो बनाकर लाए और आपस में हम लोगों ने एक सौहार्द का वातावरण बनाया कि भैया हम लोग आपस में
एक दूसरे से प्रेम भाव रखें और इस तरह के आयोजन होते रहें, क्योंकि देखिए शादी ब्याह में ही इस तरह का होता है कि भोजन बनता है, सब लोग इकट्ठे होते हैं, या बर्थडे में होते हैं, या किसी के यहाँ कोई फंक्शन होता है तभी होते हैं। लेकिन टिफ़िन बैठक हम लोगों का एक आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे और पार्टी के जो दुख सुख होते हैं हम लोग आपस में उसमें डिस्कस करते हैं। इसलिए ये टिफ़िन हम लोगों का योजना जो थी टिफ़िन की भोजन की व्यवस्था, ये इसलिए रखी गई थी कि हम लोग आपस में एक दूसरे से मिलते रहें। और ऐसा नहीं था कि हम लोग किसी के भी घर में, कोई अनुसूचित जाति का है, कोई वाल्मीकि भाई है, और हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हम आपस में ये कर रहे हैं। एक दूसरे के यहाँ हमने भोजन करना था और एक दूसरे को प्रेरित भी करना था, और एक दूसरे के हम लोगों ने दुख सुख भी जाने उस बैठक। प्रधानमंत्री मोदी ने मडुए को श्री अन्न के नाम से अलंकृत किया और मिलेट्स को लेकर बहुत जोर दिया और उत्तराखंड के जो मोटे अनाज हैं उसको भी सदन में नाम ले लेकर उनकी बातें रखी हैं। आपको लगता है विश्व पटल पर ही जो उत्तराखंड के जो मोटे अनाज हैं, कोदा, जोंगरा, मंडुआ, आपको लगता है इससे जो उत्तराखंड के किसान हैं इसको आने वाले समय में लाभ मिलने वाला है? जी बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ कि एक विलुप्त हुई जो हमारे पहले लोग मडुआ झुंगरा होता है हमारे यहाँ, लेकिन विलुप्त से हो रही थी, कोई उसका नाम नहीं लेता था, क्योंकि हम लोग आपस में ही उसको व्यंजन बनाते थे और खाते थे। लेकिन आज विश्व पटल में जो भी कोई आ रहा है, हमारे यहाँ झुंगरे की खीर बन रही, मडुआ को जो मिलेट्स का नाम देकर आज सारे अनाजों का हम लोगों का जो एक समिट भी होने वाली है। अभी महिलाओं का जो हम लोग महिला समूह को बढ़ावा दे रहे हैं, उसमें महिलाओं को यही कहा गया है कि जो हमारा मडुआ, झुंगरा और ये आइटम हैं हमारे पहाड़ी, इन लोगों को हम लोग बनाएं, क्योंकि हमारी पहाड़ की महिलाएं बड़ियाँ भी बनाती हैं, मुंगौड़ी भी बनाती हैं, अचार बनाती हैं, दालें हैं हम लोगों के यहाँ, भट गौहद जिसको हम लोग चटनी के रूप में यूज करते हैं। इन लोगों को आगे बढ़ावा देने के लिए महिला समूह को आगे लाया जा रहा है और महिलाएं के ही द्वारा इसको बाज़ार में ला रहे हैं। और मिलेट्स का आज आप देखिए, हर कोई मिलेट्स का जो भोजन है हम लोगों के, उसको बढ़ावा दे रहे हैं और खा भी रहे हैं, क्योंकि उससे फ़ायदा भी हो रहा है, हमारा शरीर को भी उसका फ़ायदा हो रहा है। आप देखिए हर कोई आज मिलेट्स का अनाज खरीद रहा है और उसको बढ़ावा भी दे रहे हैं। मैम, बूथ को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री लगातार, अभी वर्चुअल सम्मेलन भी हुआ था, आपके बूथ को लेकर कितना जोर है, बूथ पर कितना काम हो रहा है? पन्ना प्रमुख भी आपके एक्टिव में हैं, क्या निर्देश दिए जा रहे हैं आपके बूथ अध्यक्षों को, जो पन्ना प्रमुख वगैरह काम कर रहे हैं? बूथ अध्यक्षों को देखिए मजबूत बनाने के लिए हमारे जो मैं अभी भारतीय जनता पार्टी जब मैंने ज्वाइन करी और मैंने चुनाव लड़ा, और वास्तव में मैं देखती हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी इतने आगे क्यों बढ़ रही है। जो हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं उनका एक अपने क्षेत्र में बहुत दबदबा रहता है, उन्हीं के द्वारा हम लोगों ने चुनाव जीता। और एक पन्ना प्रमुख और एक पन्ना जो हमारा होता है उसको पन्ना प्रमुख कहा जाता है, और उसके नीचे एक टोली होती है, जैसे बूथ अध्यक्ष जी की टोली होती है। तो इसीलिए बूथ मजबूत हुआ तो चुनाव जीता, एक नारा है भारतीय जनता पार्टी का। और वास्तव में आज भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को जो मजबूत कर रही है और कार्यकर्ताओं का जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी में है, इसीलिए पार्टी आज विश्व पटल पर माननीय मोदी जी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। तो कार्यकर्ताओं का बहुत मान सम्मान है, और कार्यकर्ताओं को इसीलिए पन्ना प्रमुख और हमारे बूथ अध्यक्षों की जो टोली है उनको महत्व दिया जाता है। और आप देखिए जब भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, मंत्री हों, कोई भी अगर आता है तो हमारा जो मंडल अध्यक्ष है उसको बगल में बैठाया जाता है। तो बहुत बड़ी बात है कि हमारे मंडल अध्यक्ष को भी महत्व दिया जाता है, बूथ अध्यक्ष को भी दिया जाता है, पन्ना प्रमुख को भी दिया जाता है, अन्य जो कार्यकर्ता हैं उनको भी इसमें महत्व दिया जाता है। इसीलिए आज कार्यकर्ताओं की बदौलत हमारी पार्टी बहुत आगे बढ़ रही है और कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत सम्मान पार्टी में है। मैं बहुत धन्यवाद करूंगी अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का भी, और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, और माननीय यशस्वी अपने प्रधानमंत्री जी का भी। आपको भारतीय जनता पार्टी में बहुत सम्मान मिला, आप नैनीताल से विधायक हैं। मुझे याद है 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, उस समय आप महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हुआ करती थी।
बड़ी ऊहापोह की स्थिति थी टिकट को लेकर, कोई कुछ बता नहीं रहा था आपको, सीनियर लीडर थी आप, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी में आती हैं, आपको टिकट भी मिलता है और प्रचंड बहुमत से जीत कर भी आती हैं। कितना फ़र्क देखती हैं दोनों पार्टी की कार्यशैली में? बहुत फ़र्क है। यहाँ मैंने आपको बताया ना कि जो एक छोटा-सा भी हमारा बूथ अध्यक्ष और पन्ना प्रमुख है, उनको भी महत्व दिया जाता है, जो उनकी टोली है उनको भी महत्व दिया जाता है। और आज आप देखिए वहाँ हमें एक नारा दिया था कि मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ कांग्रेस में। मैं उसी नारे को देख के वहाँ थी और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते महिलाओं को टिकट दिलाने की एक मेरी ज़िम्मेदारी भी थी वहाँ पर। लेकिन मैं जब मेरे कोई टिकट नहीं मिल रहा था तो मैं औरों को क्या टिकट दिलाती, क्योंकि मेरे साथ भी छल हुआ है। और मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि मुझे पार्टी ज्वाइन कराई और बिना शर्त के मैं पार्टी में आई। लेकिन बाद में मेरे को जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया, मैं इसकी तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं आज इस पार्टी की बदौलत यहाँ पे विधायक हूँ और कार्यकर्ताओं के साथ कार्यकर्ताओं ने मिलकर मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया। अपने क्षेत्र की जनता का मैं बहुत बहुत और कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। अंतिम सवाल मैम, 2024 के लोकसभा चुनाव में सरिता आर्य जो कि नैनीताल से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी की, महिला नेत्री हैं, उनकी क्या भूमिका होगी 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने के लिए? देखिए हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनसे और अपने जो हमारे सांसद चुनाव लड़ेंगे उनके साथ मिलकर हम लोग पार्टी को आगे ले जाएंगे और अपने क्षेत्र से हम लोग सांसद को जिताने का एक संकल्प जो हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ लूँगी। तो मैं चाहूँगी कि हमारे सांसद वहाँ से जीतें बम्पर वोटों से और हमारी केंद्र में सरकार बने और हमारे क्षेत्र से हमारे सांसद बम्पर वोटों से जीत कर आएँ। अच्छा मैम, अंतिम सवाल एक और जहन में आया है। प्रधानमंत्री मोदी देश के लिए ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों से, बहुत वर्गों से, अलग अलग वर्गों से बातचीत की, सबकी पहली पसंद पीएम के तौर पर मोदी जी ही हैं। ऐसा क्या फैक्टर है, क्यों के लिए लोग उन्हें ज़रूरी मानते हैं? महिला हों, सब्जी वाले हों, कबाड़ी वाले हों, सब यही कहते हैं कि हम भाई चाहते हैं कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने। क्या फैक्टर है? देखिए मोदी जी का एक जो अपना व्यक्तित्व है, एक तो ये है कि वो जनता के लिए कार्य करते हैं। आपने देखा कि जैसी यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, केंद्र में मानी मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने सबसे आते ही जो राम मंदिर का एक प्रश्न चिन्ह था, राम मंदिर नहीं बन रहा था, राम मंदिर की नींव रखी और सबसे पहले 370 जो हटाई उसका माननीय मोदी जी ने निर्णय लिया कि भाई हम लोग 370 हटाकर जनता को समर्पित किया। और आप देख रहे होंगे कि माननीय मोदी जी जिस तरह से युवाओं के लिए हो, चाहे हमारी महिलाओं के लिए हो, जनता के लिए जो एक कार्य किया है उन्होंने, आप देखिए कोविड में सारी पूरे देश परेशान थे, हाहाकार मचा हुआ था, लेकिन मोदी जी ने पूरी जनता में एक खाद्यान्न फ्री कर कर और हम लोगों के देश में जो कोविड का इंजेक्शन ईजाद कर कर हम सबको इंजेक्शन लगवाए। तो हमारी जनता आज आभारी है मोदी जी की कि जो एक क्षति हुई है हमारे देश में भी, कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई, लेकिन हम लोगों को फ्री में राशन भी मिला और हम लोगों ने फ्री में इंजेक्शन भी लगवाए, जिसका नतीजा आज मोदी जी सबके लिए फिर है कि मोदी हैं तो मुमकिन है का जो एक नारा रहता है, वो मोदी जी हम लोगों को, आप देखिए कभी द्रौपदी मुर्मू ने नहीं सोचा होगा कि मैं राष्ट्रपति बनूंगी, लेकिन उन महिलाओं को, एक आदिवासी महिला को उन्होंने एक जो सम्मान दिया है, हम सभी महिलाओं को गौरवान्वित होता है कि आज हमारी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं और एक आदिवासी महिला हैं जिसको इतना बड़ा सम्मान माननीय मोदी जी ने दिया है। तो हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि महिलाओं के लिए भी माननीय मोदी जी के मन में जो एक सम्मान की दृष्टि रखते हैं, तो इसलिए माननीय मोदी जी मुमकिन है और मोदी है तो मुमकिन है का जो नारा है बिल्कुल सही है। आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री, नैनीताल विधानसभा क्षेत्र से विधायक सरिता आर्य जी से। उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि जिस प्रकार के कार्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार और केंद्र की मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में हो रहे हैं, यही विकास कार्य आधार बनेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत का।
HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन प्रभात के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।